फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है स्त्री साहित्य लेखन की समस्याएं। कई दिन से पॉलिटिक्स तो बहुत बात हो रही थी, तो मेरी नॉर्मली क्या है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन साहित्य के और संस्कृति के सवालों में बात करने का मन करता है। आदत रही है मेरी बचपन से, इससे आदत रही है। और ये एक अजीब सी बात है कि एक आध सवाल भी पूछे हैं लोगों ने, और सवालों के बारे में मैं कितना बोल पाऊंगा मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके लिए किताब चाहिए पास में, और किताब है नहीं अभी। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे जहन में जो आएंगी मैं शेयर करूंगा, और अगर आप लोग कोई चीज पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे लगेगा कि मैं उत्तर दे सकता हूं तो मैं आप लोगों का उत्तर भी दूंगा। और आप लोग जो जिस तरह से मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और मेरा मन लगा रहे हैं, तो आप लोगों का तो शुक्रिया करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने कुछ संकेत स्त्री साहित्य की प्रॉब्लम के आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो मैंने अपनी बात रखी थी उसमें मैंने दिए थे। हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, या बंगला के भी लोग हो सकते हैं, मराठी के भी लोग हो सकते हैं, उसमें और भी लोग हो सकते हैं, संस्कृत वाले भी हो सकते हैं, या नाटक वाले भी हो सकते हैं। हम लोग जो कलाओं का इतिहास पढ़ाते हैं, या साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, या संस्कृति का इतिहास पढ़ाते हैं, तो उस इतिहास को पढ़ाते समय आमतौर पर स्त्री का लेखन उसमें से गायब रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि मेरा संबंध हिंदी साहित्य के पठन पाठन से रहा है, और पठन पाठन के क्रम में मैंने अपने तरीके से स्त्री साहित्य को एक्सप्लोर किया है। मुझे कोई बना बनाया ढांचा नहीं मिला। मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। मैंने अपने तरीके से स्त्री साहित्य को खोजा, और जो ऐसे भी बन सका मुझसे मैंने उसे सजाया संवारा, और मैंने लोगों को पेश किया है। और वो पुस्तक भी है आप लोगों के बीच में, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। वो पुस्तक अपडेटेड फॉर्म में अभी, ये जस्ट लॉकडाउन खुलेगा तो फिर एक दूसरी रूप में आएगी आपके सामने। मैंने इस बीच में काम भी किया है थोड़ा सा उसके लिए। मेरी चिंता यह है कि साहित्य के इतिहास से, या ये राजनीति के इतिहास से, या संस्कृति के विमर्श से, या जीवन के विमर्श से स्त्री कैसे गायब हो गई। देखिए, वास्तविकता के बिना जी नहीं सकते। कोई काम आप, किसी भी क्षेत्र का कोई भी काम आप स्त्री के बिना कर नहीं सकते। यह सच्चाई है। यह एक साधारण सी मोटी सी बात थी जिसने कि मुझे स्त्री का साहित्य खोजने के लिए और पढ़ने के लिए विवश किया। अंग्रेजी आलोचना की एक बहुत बड़ी आलोचिका हैं एलन शोवाल्टर। ये तो मैंने बाद में जब उनको पढ़ा तो मैंने जाना। एलन शोवाल्टर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि स्त्री को और स्त्री के साहित्य को अगर जानना है तो सबसे पहली समस्या यह है कि स्त्री के साहित्य को खोजा जाए। इतिहास तो पीछे लिखा जाएगा। औरतें जो कुछ लिखती हैं, XYZ, कच्चा पक्का, परिष्कृत अपरिष्कृत, जैसा भी है, वो सब कुछ खोज जाए। मैंने अपने तरीके से यही काम किया। एलन शोवाल्टर, लुइस एर्गिरी, हेलेनी सिक्साउस, या और दूसरी जो पश्चिम की जो बड़ी स्त्रीवादी आलोचिकाएं हैं, उनके पास में बाद में पहुंचा मैं। सबसे पहले मुझे
जो आइडिया लगा स्त्री के साहित्य का, वो आइडिया मुझे इस बात से लगा कि स्त्रियां इतना जीवन में उलझी रहती हैं, इतना सब कुछ बनाती हैं, पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। ये कैसे हो सकता है कि स्त्रियां, और स्त्रियों के पास में अच्छी बातें भी होती हैं, फिर ऐसा क्यों है कि स्त्री का साहित्य नहीं मिलता? यह चीज मेरे दिमाग में 1990-91 में आई, पहली बार स्ट्राइक की मेरे दिमाग में। जेएनयू में पढ़ता था तब भी यह चीज थी, लेकिन उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं नौकरी मेरी लग गई तो मुझे लगा कि मुझे एक काम करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मीडिया, क्योंकि मेरा फेवरेट शौक था कि स्त्री का साहित्य खोजा जाना चाहिए और स्त्री के बारे में पढ़ा जाना चाहिए और स्त्रियों ने जो लिखा है उसे देखा जाना चाहिए। इस क्रम में मैंने हिंदी के जो प्रतिष्ठित आलोचक थे उन सबसे मैंने मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज लिए, और उससे मुझे एक अंदाजा लगा कि वहां पर भी बहुत कम जानकारी है। और यही वो जगह थी जहां से कि सिलसिला शुरू हुआ। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता था क्लास में, एमए की क्लास में। मुझे नीचे की दशाएं का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बीए में पढ़ाया नहीं, मैं बीए में पढ़ने नहीं गया कभी, तो मुझे अंदाजा नहीं है बीए की दशा क्या है। मैंने एमए में पढ़ाया या एमफिल में पढ़ाया या पीएचडी के विद्यार्थियों को पढ़ा, एमए और एमए के ऊपर की क्लासेस पढ़ाई सारी जिंदगी भर, तो मुझे वहां की दिक्कत का अंदाजा था। और क्लास में लड़कियां सबसे ज्यादा होती थी हिंदी में, तो साहित्य पढ़ने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा, जीवन में सबसे ज्यादा काम करने वाली स्त्री उसकी संख्या सबसे ज्यादा, फिर साहित्य के इतिहास में स्त्री क्यों गायब है, यहां से मेरी चिंताएं शुरू हुई। और उसने मुझे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने का अवसर भी दिया। मैं स्त्री के बारे में जितना पहले जानता था 1990-91 के पहले, 1990-91 के बाद में मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता था। स्त्री का साहित्य पढ़ते पढ़ते, देखते देखते लगातार जो चीजें सामने आई, उससे एक चीज साफ हुई कि अब तक हमारी जो धारणा स्त्री के बारे में रही है, स्त्री के लिखे के बारे में रही है, वो एकदम गलत है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी में बड़े पैमाने पर स्त्री लेखिकाएं हैं, स्त्री का लेखन है और बहुत शानदार लेखन है। उसमें मैत्रेयी पुष्पा हैं, उसमें मृदुला गर्ग हैं, उसमें मन्नू भंडारी हैं, उसमें सुधा अरोड़ा हैं, उषा प्रेमवदा है, दर्जनों बड़ी लेखिकाएं हैं जिन्होंने बहुत लिखा है। उसमें ममता कालिया हैं, ढेरों नाम हैं। लेकिन स्त्री साहित्य का इतिहास नहीं है। स्त्री साहित्य के इतिहास और स्त्री साहित्य की आलोचना का मूल्यांकन का तरीका क्या हो, वो तरीका और वो पद्धति शास्त्र भी नहीं है। मैंने अपने तरीके से वो पद्धति शास्त्र विकसित करने की कोशिश की और मैंने लिखा भी उसे लेके। उसके पहले किसी ने नहीं लिखा। जिन लोगों ने लिखा वो स्त्री के पद्धति शास्त्र को नहीं जानते थे, वो स्त्री के साहित्य को तो जानते थे। वो कैसे लिखा जाए, स्त्री के बारे में कैसे सोचा जाए, वो नहीं जानते थे। हिंदी में स्त्री साहित्य की खोज, स्त्री साहित्य के प्रकाशन, स्त्री के साहित्य के उद्घाटन का काम, ये 20वीं शताब्दी का एक तरह से सबसे बड़ा काम है। 1905-6 के आसपास, 1905 या 6 की बात है ये। एक सज्जन थे देवी प्रसाद मुंशी। देवी प्रसाद मुंशी ने पहला स्त्रियों का संकलन प्रकाशित किया। उसके पहले स्त्रियों का कोई कलेक्शन, स्त्रियों की रचनाओं का एक जगह कोई कलेक्शन नहीं मिलता।
और वो कलेक्शन आने का एक सुपरिणाम ये निकला कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया, ज्यादा नहीं गया लेकिन गया। सो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि भाई 20वीं शताब्दी का जो प्रमुख जो साहित्यिक परिदृश्य बनता है वो स्त्री साहित्य से बनता है। 20वीं शताब्दी के साहित्य का परिदृश्य, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, प्रेमचंद जैसा बड़ा लेखक हिंदी साहित्य को मिला, उसी तरह हिंदी साहित्य को स्त्री साहित्य की कैटेगरी भी मिली। ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं है। वे लोग पुरुषों के साहित्य पे काम कर रहे थे, देवी प्रसाद मुंशी जो है वो स्त्रियों के साहित्य पे काम कर रहे थे। यह बात दीगर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट था हिंदी का, इस्टेब्लिशमेंट से मतलब मेरा यह कि जो हिंदी के आलोचक थे, जो हिंदी के प्रोफेसर्स थे, वे स्त्री के साहित्य को गंभीरता से नहीं लेते थे। स्त्री के साहित्य को अभी भी हिंदी का इस्टेब्लिशमेंट गंभीरता से नहीं लेता। स्त्रियों में कई तरह का लेखन है, एक तरह का लेखन नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सारा लेखन जो है वो उच्च कोटि का ही है। उसमें ऐसा भी है जो औसत है। तो स्त्री के साहित्य पर बात करते समय, स्त्री के साहित्य की जो पूरे साहित्य के इतिहास में भूमिका है उस पर बात करते समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये कि क्या स्त्री साहित्य को, साहित्य की जो वर्तमान जो परिधि है, जो साहित्य की जो वर्तमान अवधारणा है, क्या उसके दायरे में समाहित किया जा सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि साहित्य की जो वर्तमान परिधि है और जो दायरा है उसमें स्त्री साहित्य को समाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि साहित्य की जो कॉन्सेप्ट है, साहित्य के अंदर जो साहित्य के आंदोलन चलते रहे हैं, साहित्य का इतिहास की जिस इतिहास दृष्टि के आधार पर साहित्य के इतिहास का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर स्त्री साहित्य को उसमें समायोजित नहीं किया जा सकता। और यह इसकी एक सबसे बड़ी असुविधा है। मतलब आचार्य शुक्ल के जो साहित्य की धारणा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्य की धारणा है, मुक्तिबोध की जो साहित्य की धारणा है, उसमें स्त्री आती ही नहीं है। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा इसको लेके, क्योंकि यह एक अपने आप में एक बहुत ही विचित्र और मुश्किल की जगह है। सरस प्रश्न यह हो सकता है जो हम सबके इंटरेस्ट का है कि आखिर स्त्री के साहित्य में ऐसा क्या है। स्त्री की प्रकृति है कि उसकी इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्त्री को अपने साहित्य का इतिहास नहीं चाहिए। के आइडियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर विश्लेषण को अस्वीकार करती है। स्त्री की अपनी प्रकृति यह है कि वह दर्शन के दायरे में शामिल नहीं होती। क्योंकि दर्शन, राजनीति, साहित्य की विचारधाराएं ये बुनियादी तौर पर स्त्री को एड्रेस ही नहीं करते। यही वजह है कि स्त्री अपने को इनके दायरे के बाहर रखती है, और उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि स्त्री विचारधारा में नहीं होती। स्त्री किसी भी आंदोलन में भी नहीं होती।
स्त्री की दो चीजें महत्वपूर्ण हैं और इन दो चीजों को स्त्री अपने तरीके से देखती है, व्याख्यायित करती है और प्रस्तुत करती है। उसमें उसकी पहली चीज है उसकी अनुभूति और दूसरी चीज है उसका शरीर। स्त्री का मानना है कि उसकी अनुभूति सिर्फ उसकी है और उसका शरीर सिर्फ उसका है। और ये दो चीजें न तो साहित्य की आलोचना मानने को तैयार है, न दर्शन शास्त्री मानने को तैयार है, और न साहित्य की जितनी उपलब्ध धारणाएं हैं वे मानने को तैयार हैं। साहित्य की अब तक पिछले 2000 वर्ष में जितनी भी धारणाएं बनी हैं वे अनुभूति को आधार नहीं बनाती। इसलिए स्त्री को साहित्य की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते और यही वजह है कि हमें एक अलग से कैटेगरी बनानी पड़ी जिसे हम लोग स्त्री साहित्य कहते हैं। अगर साहित्य में कभी इस बात पर विचार किया गया होता कि साहित्य की कोई कैटेगरी अनुभूति के आधार पर बनाई जा सकती है तो शायद स्त्रियां इस बात के लिए राजी हो जाती कि उन्हें साहित्य में शामिल कर लिया जाए। स्त्री के प्रति हमारा रवैया क्या रहा है अभी तक, जीवन में क्या रहा है अभी तक? स्त्री को हम हमेशा, स्त्री पुरुष को दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखते हैं। स्त्री को पुरुष के पूरक के तौर पर देखते हैं, पुरुष को स्त्री के पूरक के तौर पर देखते हैं। वो जो पुरानी जो बहुत महत्वपूर्ण धारणा है अर्धनारीश्वर की, कि अर्धनारीश्वर की धारणा के तहत हमने कंसीव किया है स्त्री पुरुष के संबंधों को। तो ये जो अर्धनारीश्वर की धारणा जो इनिशियली आई कि स्त्री पुरुष क्या है, ये जो संसार रूपी गाड़ी है इसके दो पहिए हैं। अगर इस संसार में आपको जीवन जीना है तो ये स्त्री पुरुष उसके दो पहिए हैं। ये तुलना ही एसेंशियली स्त्री नहीं मानती, क्योंकि इन दोनों ही धारणाओं में स्त्री की स्वायत्तता, स्त्री की निजता, उसका निषेध है। स्त्री की पहली शर्त, स्त्री के साहित्य के पढ़ने की पहली शर्त, स्त्री को समझने की पहली शर्त यह है कि आप स्त्री की निजता को, उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता को माने। हम स्त्री की निजता और स्वायत्तता को जब तक नहीं मानेंगे, वो अच्छी हो, बुरी हो, काली हो, खुतरी हो, भेड़ी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, जैसी भी हो, लेकिन मेरे लिए वो उसकी एक निजता है और स्वायत्तता है, मैं उसका सम्मान करूं। अब तक का जितना शास्त्र लिखा गया है, जिस शास्त्र के आधार पर सारा साहित्यिक विमर्श तैयार हुआ है पिछले 2000 साल में, आप संस्कृत साहित्य उठाइए, संस्कृत साहित्य में जिसे हम लोग नवरस कहते हैं, नवरसों में रचना किस विषय पर लिखी गई? अधिकतर रचनाएं सिर्फ एक ही रस पर लिखी गई, वो है श्रृंगार रस। आप याद कीजिए उस घटना को जिसका भरत अपने नाट्यशास्त्र में वर्णन करते हैं। मेरे ख्याल में 8वां या 9वां श्लोक है भरत के नाट्यशास्त्र का। उसमें वो कहते हैं कि एक नाटक का परफॉर्मेंस थी, मंचन था, संभवतः समुद्र मंथन नाम था उस नाटक का। और उस परफॉर्मेंस के दौरान हुआ यह कि ऑडियंस जो है एकदम वायलेंट हो गई और ऑडियंस ने बिल्कुल जो रंगकर्मी थे, जो नाटक खेल रहे थे, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और पूरा मंच विध्वंस कर दिया। और मंच विध्वंस के बाद में कंट्रोल में ही नहीं आया जनता, बहुत गुस्से में जनता। अंत में इंद्र ने हस्तक्षेप किया और ब्रह्मास्त्र से जनता को मारा।
लेकिन जनता कंट्रोल में नहीं। जनता की एक ही मांग, नाट्य कर्मियों से, नाटक के लेखकों से एक ही मांग कि ये जो देव दानव संघर्ष पर जो नाटक तुम लोग बार बार दिखाते हो, इसमें दानव हारते हैं और देवता जीतते हैं। हम इस तरह के नाटक देखते देखते बोर हो चुके हैं और ये अब सहन नहीं होगा। सो बेहतर यह है कि पैटर्न बदलो। भरत नाट्यशास्त्र लिखते समय यह वायदा करते हैं, कि आज से नाटक सिर्फ देव दानव संघर्ष पर नहीं लिखे जाएंगे। भरत के नाट्यशास्त्र को लिखे जाने के पहले तक यही एक विशेष एरिया था जिस पर नाटक लिखे जाते थे। भरत ये वायदा करते हैं और इस वायदा को करते समय वे ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से दुनिया के किसी भी विषय पर नाटक लिखे जा सकते हैं और लिखे त्रैलोक्य के सभी विषयों पर नाटक लिखे जाएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। और यह आश्वासन बाकायदा जब ऑडियंस को दिया जाता है तो ऑडियंस नाटक खेलने की अनुमति देती है। अच्छा, ये देवदानव संघर्ष में औरत कहीं नहीं आती। देवदानव संघर्ष के जितने नाटक हैं उनमें औरत चरित्र गायब है। सिलसिला शुरू हुआ वहां से, लेकिन संस्कृत के जो आलोचक थे, संस्कृत के जो लेखक थे, वे इस प्रतिज्ञा को जो कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखते समय की थी, इस प्रतिज्ञा का वो पालन नहीं करते। संस्कृत साहित्य की परंपरा में बड़े पैमाने पर साहित्य लिखा गया, नाटक लिखे गए। वो नाटक जो सारे नाटक श्रृंगार रस में लिखे गए। अधिकतर नाटकों का रस एकमात्र श्रृंगार रस है। अब यह समस्या आई हमारे सामने कि अगर हम यह नाटक श्रृंगार रस पर लिखेंगे तो क्या इसके दर्शक होंगे? यह भी प्रश्न उठा कि स्त्रियों ने जो नाटक लिखे वो कहां गए, कैसे वो नाटक गायब हो गए। मसलन हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि कालिदास की पत्नी बहुत बड़ी विदुषी थी, लेकिन उसकी रचनाएं नहीं मिलती। तुलसीदास की पत्नी बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी कवित्री थी, रत्नावली, लेकिन उसकी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं मिलती। आचार्य बृहस्पति की दोनों पत्नियां विदुषी थीं, लेकिन उनकी रचनाएं नहीं मिलती। वेद की दर्जनों ऋचाएं हैं जिनको कि स्त्रियों ने लिखा है, लेकिन उन पर विमर्श नहीं मिलता। कोई तो बात होगी। क्या ऐसी चीज है कि यह औरत का जिक्र करने से, औरत के लिखे को नोटिस लेने से यह पुरुष कतराते रहे? आप सोचिए, आप यहां से देखिए कि सिद्धों और नाथों के साहित्य में, सिद्धों और नाथों की परंपरा थी, उस परंपरा में करीब 80 से ज्यादा योगनियां थीं और उन्होंने बहुत शानदार रचनाएं लिखी हैं। साहित्य के इतिहास की परंपरा में उन योगिनियों के नाम भी मिलते हैं, लेकिन उन योगिनियों की रचनाएं नहीं मिलती। पुरुषों की रचनाएं मिलती हैं, किंतु योगिनियों की रचनाएं अभी तक नहीं मिलती। क्यों? क्या वजह है? ऐसा क्या घट रहा है कि स्त्री की रचनाएं गायब हो रही? एक और भी समस्या है मेरे सामने जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं अभी तक इसका उत्तर नहीं खोज पाया हूं। मैं वो ये कि श्रृंगार रस है ना, ये श्रृंगार रस का आधार क्या है? श्रृंगार रस के जो नाटक लिखे गए, श्रृंगार रस में जो तमाम किस्म के काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, इनका आधार है कामसूत्र।
तो कामसूत्र की परंपरा, कामसूत्र के लेखन की परंपरा, इसमें भी कौन शामिल है? सिर्फ पुरुष। स्त्री कैसी होगी यह हमने हिस्ट्री में जाना किसके नजरिए से? पुरुष के नजरिए से, स्त्री के नजरिए से नहीं। कामसूत्र के से प्रभावित होकर जो श्रृंगार साहित्य पिछले 2000 उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? एक से एक बड़े रचनाकार हैं उसमें, मतलब उसमें मतलब अनपैरेलल रचनाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रृंगार रस के एक से एक बड़े एपिक लेखक हैं, लेकिन श्रृंगार रस की जो धुरी है वो है कामसूत्र। और कामसूत्र ने एक विवेक, एक दृष्टि स्त्री के बारे में निर्मित की। और यह आता कि श्रृंगार रस की जितनी भी कामसूत्र से प्रभावित जितनी भी आलोचना की या काम शास्त्र की परंपरा की कृतियां पिछले 2000 वर्ष में लिखी गई, वे सब पुरुषों ने लिखी, स्त्रियों ने कोई नहीं लिखी। स्त्री कैसी होगी, स्त्री के साथ प्यार कैसे करना चाहिए, उसके कितने आसन होने चाहिए, कितने उसके आसन नहीं होने चाहिए, कैसे कैसे प्यार नॉर्मल होगा, कैसे एबनॉर्मल होगा, कैसे गंधर्व होगा, कैसे गैर गंधर्व होगा, वगैरह वगैरह, उसकी अनंत कोटियां किसने निर्मित की? यह उन लोगों ने निर्मित की जो लोग कभी स्त्री से मिले नहीं। कामसूत्र का जो रचयिता है वो वह रचयिता है जिसने स्त्री देखी नहीं है। श्रृंगार साहित्य में जो स्त्री रची गई, जिसका चित्रण किया गया, वह स्त्री है जो जीवन में कभी नहीं मिलती। हमारे यहां जो सबसे क्लासिकल रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, ये वे रचनाएं जहां स्त्री का वह चित्रण है जो स्त्री कभी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए वहां कभी स्त्री के प्रश्न भी नहीं उठते। तो हमारे दिमाग में जो एक मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट बना स्त्री का, वो क्या बना? उसकी बॉडी को लेकर बना, उसके उपभोग को लेकर बना, उसकी अनुभूतियों को लेके, उसके मन को लेके, उसकी भावनाओं को लेके, उसकी संवेदनाओं को लेके हमने कभी लिखा ही नहीं। इस श्रृंगार रस में स्त्री जब भी दाखिल होती है तो शरीर के तौर पर दाखिल होती है, भाव भंगिमाओं के साथ दाखिल होती है और एक उपभोग के एंगल से दाखिल होती है। तो हमारी जो पूरी की पूरी मनोदशा निर्मित हुई है स्त्री के बारे में, वो क्या निर्मित हुई है? स्त्री की कौन सी भूमिका है? स्त्री की भूमिका वही है जो उसके शरीर से जुड़ी हुई है, वो चाहे वो बासन मांजे, चाहे वो बिस्तर बिछाए या बिस्तर पर सोए। स्त्री का मन, स्त्री की अनुभूतियां, वो हमारे विमर्श का कभी हिस्सा रही नहीं। हमने लाख दावे किए, हमने लाख देवियों के चरित्रों का निर्माण किया पूरे ट्रेडिशन में। आप दुर्गा सप्तशती उठाइए, आप ललिता सहस्त्रनाम उठाइए, आप जितने स्त्रियों के नाम पर रचे गए जो चरित्र हैं उनके सहस्त्रनाम और उनके पाठ उठाइए, कहीं पर भी स्त्री की अनुभूति नहीं मिलेगी आपको। और इसीलिए वे फेक हैं, आइडियोलॉजिकली निर्मित हैं, वे कृत्रिम वैचारिक तौर पर निर्मितियां हैं। किसकी निर्मितियां हैं? पुरुष की। मैं नहीं समझता, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज से 1500 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले स्त्री के दिमाग में जो चरित्र रहा होगा वो ये रहा होगा कि वो अपने को माता महाकाली बना दे। ये पुरुष की सृष्टि है, ये स्त्री की सृष्टि नहीं है। स्त्री के जितने भी दैवीय चरित्र हैं, वे सारे के सारे चरित्र
वैचारिक निर्मितियां हैं और वे पुरुष की सृष्टि हैं, वे स्त्री की सृष्टि नहीं है। क्योंकि स्त्री मूलतः विचारधारा में नहीं मिलती, स्त्री मूलतः शरीर में भी नहीं मिलती। स्त्री एसेंशियली अनुभूति में मिलती है, संवेदनाओं में मिलती है। यू जस्ट फील इट। अगर स्त्री के बारे में तुम महसूस नहीं कर सकते तो स्त्री को प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्त्री सिर्फ देह नहीं है, देह तो उसे बनाया गया, और देह जब बनाया गया तो उसमें उसके दिमाग में यह चीज उतारी गई कि सिर्फ देह ही तेरी महत्वपूर्ण चीज है, शरीर ही तेरी एकमात्र सबसे। वास्तविकता यह है कि स्त्री की शरीर सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, और यह लड़ाई का सबसे बड़ा एरिया है। मैं पिछले 30 साल से यह बात शेयर करता रहा हूं, लिखता भी रहा हूं इस बात को कि स्त्री कहां मिलेगी। स्त्री मिलेगी अनुभूति में। यू जस्ट फील। ये जो शरीर में स्त्री मिलेगी, ये चीज पुरुष की निर्मित है, ये स्त्री की निर्मित नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि स्त्री को फीलिंग्स में जो मजा आता है, अनुभूति में जो मजा आता है, वो उसे शरीर में नहीं आता। तो साहित्य के इतिहास में अनुभूति न प्राचीन काल में आती है केंद्र में, न मध्यकाल में आती है केंद्र में, और न आधुनिक काल में आती है केंद्र में। तो साहित्य की अवधारणा में हम स्त्री के साहित्य को शामिल कैसे करें, स्त्री को शामिल कैसे करें? स्त्री कोई वायवीय चीज नहीं है। स्त्री कोई सामाजिक तौर पर तैयार शुदा की गई कोई एक वस्तु या पदार्थ नहीं है। स्त्री हम बनाते हैं, हमारे मन में होती है, वो हमारे सामने होती है, वो हमें उसे अर्जित करना पड़ता है। हमने मुश्किल यह है कि हमने स्त्री को अर्जित करने की सारी प्रक्रियाएं बंद कर दी। हमने एक बनाया ढांचा बना लिया है कि स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसकी कैटेगरी 1 2 3 कामसूत्र ने दी है। वो कामसूत्र से परंपरा शुरू हुई है कि अच्छी स्त्री कैसी होनी चाहिए, उसकी नाक कैसी होनी चाहिए, उसके गाल कैसे होने चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, उसका पूरा नक्सिक वर्णन। अगर आप कामसूत्र की सफलता देखें तो यह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसका, और पुरुष की असफलता देखिए आप। पुरुष उस स्त्री को ही स्त्री मानता है जो स्त्री अच्छी स्त्री निर्धारित की है। इससे पुरुष की मूर्खता का भी अंदाजा लगता है कि पुरुष कितना मूर्ख होता है। कहां मिलेगी स्त्री? स्त्री से बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण होनी चाहिए? स्त्री का साहित्य पढ़ते समय कौन सी चीज, जो चीज साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है वही चीज जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि साहित्य में तो अनुभूति महत्वपूर्ण है लेकिन जीवन में अनुभूति महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में भी अनुभूति महत्वपूर्ण है। अगर स्त्री की अनुभूति का सम्मान किया जाए, उसकी रेस्पेक्ट की जाए, उसे बाकायदा जगह दी जाए, तो आप तय मानिए स्त्री बहुत सम्मान करेगी आपका। आपने क्या किया है कि आपने स्त्री की अनुभूति को तवज्जो देनी ही बंद कर। हो सकता है उसकी बात गलत हो, उसकी फीलिंग गलत हो सकता है, तब भी उसकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। उसकी फीलिंग राइट है या रॉन्ग है, यह निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उसी को है, हम कोई नहीं होते। तो स्त्री की ताकत, स्त्री की पहचान कहां से तय होगी? स्त्री की ताकत, उसकी पहचान तय होगी उसकी अनुभूतियों से। जब तक आप उसकी अनुभूतियों को फील नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज, अभी तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। सम्मान तो पीछे दीजिएगा, आप विश्लेषण तो उसके बाद कीजिएगा। पहली शर्त है कि स्त्री की अनुभूतियों को आप स्वीकृति दें।
और स्त्री की अनुभूतियों को स्वीकृति देने के लिए एक चीज बुनियादी तौर पर जरूरी है। स्त्री साहित्य को, स्त्री साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक चीज बुनियादी तौर पर जरूरी है, आप स्त्री के प्रति कमिटेड हो। आप स्त्री के प्रति कमिटेड हुए बिना, प्रतिबद्ध हुए बिना, आप स्त्री की अनुभूति को समझ ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम उदारतावाद के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन स्त्री के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, आप तय मान लीजिए स्त्री आपकी समझ में नहीं आएगी। स्त्री देश में नहीं मिलती, स्त्री घर में भी नहीं मिलती, स्त्री विचारधारा में भी नहीं होती, स्त्री अनुभूति में होती है। और अनुभूति कहां से आएगी? आप उसकी एक स्वायत्तता को माने, और यह अनुभूति आपको अर्जित करनी पड़ती है। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कि स्त्री के साथ जीवन न गुजारा हो। वो पहले मां होती है, बहन होते हैं, परिवार में और दूसरे लोग होते हैं जिनमें स्त्रियां ही स्त्रियां होती हैं, लेकिन हमने कभी यह सोचा है कि उनकी अनुभूतियां कैसी होती हैं? कभी हमने बात की है? मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं जिससे कि आपको उसका थोड़ा सा, इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा अंदाजा लगे। हुआ यह कि कई हजार साल की प्रैक्टिस है ये। इस सैकड़ों साल की प्रैक्टिस ने स्त्रियों को भी अपनी अनुभूतियों को छिपाने की आदत डाल दी है। जैसे पुरुष उसकी अनुभूतियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो स्त्रियां भी अपनी अनुभूतियों का व्यक्त नहीं करती, वो छिपाती हैं अपनी अनुभूतियों को, और ये मान के छिपाती हैं कि कौन सुनेगा, कौन देखेगा, कोई तो फील नहीं करता, क्या जरूरत है बताने की। बहुत पहले की घटना बता रहा हूं मैं, जेएनयू जाने के पहले की। एक स्त्री जो हमारे पड़ोस में रहती थी, बहुत बिंदास महिला थी, तो उसने एक दिन कहा, अरे बेटा शादी कर ले तू अपनी। तो मैंने कहा कि अरे चाची कैसे शादी कर लूं, कोई ऐसी लड़की हो जिससे पढ़ी लिखी हो, जिससे बात बात हुई हो, तब तो शादी वादी कर लूं। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, पढ़ी लिखी लड़की हो, बात हो गई हो। बोले मेरी तो शादी हुई, मैंने 16 साल तक बात ही नहीं की अपने पति से, शादी के बाद 16 साल तक बात नहीं की, और देख कैसे कर रही है। अब वो उसने वो बहुत तेज झटका दिया उसके इस डायलॉग ने, मैं कभी भूला नहीं उसे। तब मुझे लगा कि यार कितना भयावह है ये, मतलब फैमिली रिलेशन है जिसमें कि हम आत्मीयता से रहते हैं, इसमें स्त्री अपने मन को एकदम मार देती है। वह अपने परिवार में अपनी अनुभूतियों को व्यक्त नहीं करती, कभी वो जानती ही नहीं है उसकी अपनी निजी अनुभूतियां क्या होती हैं। बोले कि हमने तेरे चाचा से 16 साल से बात नहीं की, वो पीठ फेर के सोता था और हम भी पीठ फेर के सोते थे, तो तू ऐसी लड़की से शादी करेगा जिससे तू बात कर लेगा, पहले दोस्ती कर लेगा, जान लेगा। अब मेरे पास तो तर्क नहीं था उसके उत्तर देने के लिए उस समय, मैं सिर्फ मुस्कुरा के रह गया। लेकिन एक सबक मुझे मिला कि ये जो परिवार में जो लोग होते हैं हमारे, जो कि दो अलग अलग जेंडर के लोग होते हैं, वहां कभी हम लोग मन की उन परतों को खोलते ही नहीं है जहां स्त्री रहती है, कभी जानते ही नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और मैं स्त्री शरीर में नहीं होती। स्त्री की शरीर में उपस्थिति को दर्ज कराया है इस कामसूत्र ने। स्त्री शरीर है और बॉडी है, और बॉडी के अलावा कुछ नहीं है, यह धारणा दी कामसूत्र ने। और इस धारणा का सबसे ज्यादा प्रतिपादन किया श्रृंगार रस के लेखकों ने। और ये परंपरा चली आ रही है, बड़ी लंबी परंपरा ये चली आ रही है, और इसने हमारे बहुत सारे चिंतन को बनाया है। तो पहला जो मतलब जो प्रश्न जो है हमारे सामने विचार के लिए, वो यही है कि स्त्री साहित्य को हमें अलग से देखना, कैटेगरी में रख के उसे नहीं देख सकते।
अगर साहित्य की कैटेगरी में रख देंगे तो साहित्य उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मसलन अगर हम साहित्य की कैटेगरी में स्त्री के साहित्य को रख लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, स्त्रियां इस बात को निषेध करती हैं कि उन्हें पूरक के तौर पर देखा जाए, और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें पूरक के तौर पर नहीं देखना चाहिए। स्त्री को स्वतंत्र स्वायत्त रूप में देखना चाहिए। स्त्री पूरक नहीं है, और जब स्त्री पूरक नहीं है तो सारा विमर्श अलग होगा। स्त्री साहित्य में इस बात पर बहुत लिखा है, दुनिया के सभी बड़ी अच्छी लेखिकाओं ने इस पर लिखा है, हिंदी में भी लिखा है लोगों ने, उसकी भी चर्चा हम कभी कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन पहले जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम समझें। प्रॉब्लम यह है कि साहित्य की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में क्या स्त्री के साहित्य को शामिल कर सकते हैं? ये मेरी अपनी धारणा है कि उसे साहित्य में शामिल नहीं कर सकते। अगर आप शामिल कर लेंगे तो साहित्य का इतिहास, साहित्य का ढांचा, साहित्य के वर्गीकरण वे नहीं रहेंगे जो अभी हैं, वो सब उलट जाएंगे। मसलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का ढांचा बनाया, उसमें उन्होंने दो कैटेगरी बनाई साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण के लिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रवृत्ति की रचनाएं ज्यादा मिले उस प्रवृत्ति का नामकरण कर लिया जाए, और जिस तरह के लोगों की रचनाएं मिले तो रचनाओं की संख्या के आधार पर प्रवृत्ति के नामकरण पर उन्होंने जोड़ दिया। तो अगर नाथों और सिद्धों के जमाने में अगर योगनियों की, जो कि 80 से ज्यादा योगनियां थी, अगर उनकी रचनाएं मिल जाती हैं या शामिल कर लेते हैं हम, क्या करेंगे हम? साहित्य का वो प्राचीन काल का ढांचा बचेगा? नहीं बचेगा। नाथ और सिद्ध बचेंगे, नाथ और सिद्धों का साहित्य भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुसंख्यक हैं वो औरतें। यहां तक कि बौद्धों के संप्रदाय में भी जो स्त्रियां दीक्षित होकर बौद्ध बनी, उनकी रचनाएं भी बौद्ध पुरुषों से ज्यादा हैं। भक्ति आंदोलन में मध्यकाल में जितने पुरुष लेखक हैं उनसे 3 गुना ज्यादा स्त्रियों ने लिखा है। 3 गुना ज्यादा स्त्रियों ने, संख्या है उनकी ऐसी करीब 70 से अधिक स्त्री लेखिकाएं हिंदी की, और जगह की नहीं, हिंदी की। हिंदी के पुरुष लेखक 25-30 से ज्यादा नहीं है, लेकिन स्त्रियों की संख्या 70-75 से ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में जब हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वो ये कि लिटरेचर का जो मौजूदा जो ढांचा है, जो प्रचलन में है, वो ढांचा एकदम बदल जाएगा। अजय मोरकर जो कह रहे हैं, नहीं, स्त्री के इंक्लूजन की बात नहीं है, स्त्री को एक इंडिपेंडेंट तौर पर देखने की समस्या है। हमें स्त्री को स्वायत्त तौर पर देखना चाहिए। उसने जो लिखा है, रचा है, उसकी स्वायत्त तौर पर परंपरा को ट्रेस करना चाहिए। स्त्री जो है वो पुरुष के लेखन का एक समानांतर हिस्सा नहीं है, वो एक अलग धारा है पुरुषों के लेखन की, स्त्रियों के लेखन की अलग धारा है। उसका दायरा अलग है, उसके प्रश्न अलग है, उसकी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन अलग है उसका। हमें उसे देखने की आदत अपनी अलग से बनानी पड़ेगी। हमारे पास में जो आदतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं स्त्री को देखने के, वो सारे के सारे संस्कार पुंसवादी संस्कार हैं। हम स्त्री को स्त्री की नजर से देखते ही नहीं है। स्त्री को देखने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि उसके लिए पहली शर्त है, सेकंड चीज, स्त्री के प्रति कमिटेड होने के बाद आपका काम शुरू होता है, आप उसकी अनुभूति को माने। वहां ये विवेक मत लगाइए अपना कि ये अनुभूति सही है या गलत है, रैशनल है या इररेशनल है।
स्त्री की जितनी भी अनुभूतियां हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, वो तय करे वो। और आपने जिस दिन ये इन प्रैक्टिस, आप तय मान लीजिए आपका जीवन सोने जैसा हो जाएगा। यह भी संभव है कि आपका जीवन बहुत दुख में हो जाए, क्योंकि स्त्रियां अभ्यस्त नहीं है इसकी। स्त्रियां अपने पत्ते नहीं खोलती, क्योंकि स्त्रियों की वास्तविकता को, स्त्रियों की रियल फीलिंग्स को सुनने की पुरुष में क्षमता नहीं होती। अधिकतर पुरुष ऐसे होते हैं कि वे उसकी रियल फीलिंग्स को सुनना नहीं चाहते। तो आमतौर पर स्त्रियां अपनी रियल फीलिंग को छिपाती हैं, वो बताती नहीं हैं। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं थोड़ा सा। मीराबाई का एक इमेज बना दिया है ना साहित्य में और जीवन में। मीराबाई क्या थी? भक्त कवि। अब आप बहस कर लीजिए, किसी से भी बहस कर लीजिए, आप यह सिद्ध ही नहीं कर सकते कि वो भक्त कवि नहीं है, क्योंकि सब कन्विंस है हम लोग मीरा भक्त है, मीरा कृष्ण की भक्त है, वो कृष्णाश्रयी शाखा में आती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आलोचक मीरा को एक रिवेल के तौर पर, एक बागी के तौर पर, एक प्रतिवादी के तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं है कि मीरा भक्त नहीं है। भक्ति उसका एक आवरण है ऊपर का, वो भक्त नहीं है। जैसे तुलसीदास भक्त हैं, मीरा भक्त नहीं है, क्योंकि मीरा ने हर लेवल पर समाज की बहुत सारी कुरीतियों का, समाज के बहुत सारे आदेशों का उसने उल्लंघन किया है, उसने अस्वीकार किया है उनको। उस तरह का उल्लंघन, उस तरह का अस्वीकार व्यवहार में न तुलसी ने किया, न कबीर ने किया। मुझे जस्ट अभी इस समय नाम याद नहीं आ रहा है, रांगे राघव ने एक उपन्यास लिखा है कबीर की पत्नी के ऊपर। और उस उपन्यास में एक घटना का जिक्र किया है रांगे राघव ने, वो जस्ट मुझे अभी जस्ट रैंडम अभी अचानक याद आ रही है वो चीज। कोई व्यक्ति कबीर के घर आया, तो कबीर के यहां एज यूजुअली कुछ था नहीं खाने के लिए, सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए, लेकिन वो आया तो उन्होंने कहा बैठो, तुम रुको। उसने कहा हम रुकेंगे आज। बोले ठीक है रुको, कोई दिक्कत नहीं है। कबीर की पत्नी ने तय किया, वो बाहर गई और बाहर जो एक दुकानदार था उससे उसने सामान मांगा। कबीर की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, अच्छी थी। तो दुकानदार ने कहा सामान तो दे दूंगा मैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें आज शाम को मेरे साथ सोना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए। तो कबीर की पत्नी ने कहा हाँ ठीक है, मैं सोऊंगी तुम्हारे साथ, मैं आऊंगी, तुम सामान दे दो, क्योंकि घर में अभी आदमी आए तो मुझे स्वागत सत्कार करना है। तो उसने, दुकानदार ने सामान दे दिया। वो औरत घर गई, उसने अपने अतिथियों को खिलाया पिलाया। शाम जब हुई तो जब निकलने को थी तो कबीर ने पूछा उससे कहां जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं उस दुकानदार के पास जा रही हूं, क्योंकि मैं सुबह वायदा करके आई थी उससे, क्यों पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो यही वायदा हुआ था कि मैं सोऊंगी उसके साथ में, उसके बदले में उसने सामान दे दिया था मुझे। तो कबीर ने कहा जाओ। वो महिला गई और जाके उसने दुकानदार से कहा कि भाई आ गई हूं, अब जो करना है कर लो। दुकानदार भी एकदम घबरा गया, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये महिला सचमुच में वायदे की पक्की और आ जाएगी। तो उसने हाथ जोड़ के विदा किया कि लेकिन नहीं आप जाइए, मैंने मान लिया। और स्त्री लौट आई। रांगे राघव में ये साहस है कहने का, बताने का कि कबीर की पत्नी कैसी थी। लेकिन हिंदी के तमाम आलोचकों में ये साहस नहीं है। वो कबीर पर ग्रंथ लिख रहे हैं, एक से एक बड़े ग्रंथ, महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं कबीर पर, लेकिन वो कबीर की पत्नी के बारे में नहीं बताते। कबीर कहां मिलेंगे? तुलसी कहां मिलेंगे?
तुलसी के लिखने के पहले, तुलसी की कविता लिखने के पहले, तुलसी की पत्नी जो रत्नावली थी वो कविताएं लिखती थी। उसकी 750 कविताएं हैं और उसकी कविताओं में तुलसी से ज्यादा विकसित दृष्टिकोण है, ज्यादा समझदार दृष्टिकोण है और तुलसी ने उससे सीखा है। एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं मैं आपको, उसे आप उस पूरे इतिहास को और उस दौर को और भविष्य को समझ सकते हैं कि तुलसी के बाद का अभी तक का जो भविष्य है उसे कैसे आया, कंसीव किया उस औरत ने। तुलसी की स्त्री जिस समय कविताएं लिख रही थी उस समय बहुपत्नी प्रथा थी। तुलसी की पत्नी की खूबी यह थी, उसने तमाम ऐसी रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। मेरे पास अभी है नहीं साहित्य, नहीं तो मैं आपको शेयर करता। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, रत्नावली की रचनाएं हैं, वो मुरलीधर चतुर्वेदी ने उसे संपादित किया है। वो पुस्तक कहीं लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। तो रत्नावली ने कविताएं लिखी हैं किस पे जानती हो? करवा चौथ पर। अब मेरा दिमाग बड़ा ठनका कि यार पर क्यों रचना लिखी है इसने। अब मैंने उसे स्त्री की नजर से देखना शुरू किया। अब आप सोचिए, आज से 500 साल पहले करवा चौथ के व्रत के ऊपर वो कविता लिख रही है। और किस दृष्टि से कविता लिख रही है? वो कविता लिख रही है इस दृष्टि से कि मेरा पति की और पति की सिर्फ एक पत्नी है, यानी एक निष्ठ पति पत्नी उसके कंसेप्शन का हिस्सा है। एकल परिवार ये उसके कंसेप्शन का हिस्सा है। तुलसी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस के लिए जो उन्होंने प्लॉट चुना पूरा का पूरा, रामचरितमानस में 2 परिवार हैं, एक दशरथ का परिवार है और एक राम का परिवार है। कहानी दशरथ के परिवार से शुरू होती है, लेकिन तुलसी की सारी सहानुभूति राम के परिवार के साथ है, दशरथ के परिवार के साथ नहीं है। और दशरथ का परिवार कैसा है? 3 बीवियां, बच्चे और भी लोग हैं वगैरह वगैरह। और राम का परिवार कैसा है? पति पत्नी और बच्चे, एकल परिवार। 500 साल पहले जो लेखक, जिसकी पत्नी सबसे पहले करवा चौथ पर कविताएं लिखती है और वो एकल परिवार की कामना करती है कविता में, ये उसका फ्यूचर का भविष्य है। वो स्त्री के लिए चाहती है कि स्त्री के लिए सुंदर भविष्य कौन सा होगा? जब एकल परिवार होगा, एक निष्ठता होगी, ये बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा नहीं होगी। ये जो फोरकास्ट है, ये जो भविष्य का विजन है, ये भविष्य का विजन स्त्री के यहां पहले आया, तुलसी के बाद में आया। लेकिन आप तो रत्नावली के लेखे को लिखा ही नहीं मानते, तो आप बताएंगे कैसे? आप बताएंगे कैसे? आपको राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा का विरोध करते हैं वो सबसे बड़े भारत के नायक लगते हैं, लेकिन मीरा स्वयं सती होने से मना करती है, लेकिन वो आपको महानायिका नहीं लगती। मीरा से कहा गया था कि तुम्हें सती होना होगा अपने पति के साथ, मीरा ने मना किया, वो सती नहीं हुई, उसे घर से निकाल दिया गया। उसने घर से निकल जाना बेहतर समझा, लेकिन सती नहीं हुई। तो सती प्रथा का सबसे पहला जो रिवेल है, जिसने ऑफिशियली अपना विरोध दर्ज किया, ऑन द रिकॉर्ड है ये। तो सती प्रथा का जब विमर्श तैयार होगा, वो कहां से तैयार होगा? वो राजा राम मोहन राय से शुरू होगा या मीरा से शुरू होगा? मेरी नजर में तो मीरा से शुरू होगा, वो राजा राम मोहन राय से शुरू नहीं होगा। मीरा पहली स्त्री है जो कहती है कि मैं सती नहीं बनूंगी। वो सती नहीं होती। अब आप उसे रिवेल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप उसे क्रांतिकारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपने उसे भक्त बना के छोड़ दिया है, आपने उसे कृष्ण की दासी बना के छोड़ दिया है। वो समाज की नायिका हो सकती थी, वो गौरव हो सकती थी, लेकिन आपने पूजा की चीज बना दिया है उसे। इसे कहते हैं मेल शॉविनिज्म। जो सिद्ध सामंतों के साहित्य में जो 80 से अधिक योगिनियों के नाम मिलते हैं, उस सिद्ध सामंतों के साहित्य मिलते हैं, उसकी खूबी क्या है?
क्या है उसकी खूबी? ये कौन लोग थे सिद्ध सामंत साहित्य में? जो लोग थे, जो लेखक थे, कौन लोग थे? ये वे लोग थे जो कि समाज, जो जिसे हम सोसाइटी कहते हैं अंग्रेजी में, समाज की जो वर्गीकृत धारणा थी, उस वर्गीकृत धारणा को नहीं मानते, ये उसके बाहर रहते हैं। हमारे यहां जो कल्चर्ड लोग थे, जिन्होंने ये वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाया हुआ था, उन्होंने समाज की एक धारणा भी बनाई हुई थी। कभी मौका लगा तो उस पर हम बात करेंगे। तो ना तो सिद्धों के साहित्य में जो लेखक शामिल हुए, ये वे लेखक थे जो कि सोसाइटी के जो प्रचलित कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। उसके संस्कार नहीं मानते, उसके रीति रिवाज नहीं मानते, उसकी तमाम आदतों को नहीं मानते। तो उनके लिए समाज में कहीं जगह नहीं थी, एक ही जगह बची थी। वे ज्यादातर कहां रहते थे लोग? वे सब श्मशान पर रहते थे, क्योंकि समाज से बहिष्कृत थे। अब आप इन्हें रिवेल के तौर पर देखेंगे या इन्हें भक्त कवियों के तौर पर देखेंगे? जो लेखक लेखिकाएं समाज की प्रचलित धारणाओं को अस्वीकार करती हैं, उन लेखकों को आप कैसे देखेंगे? कभी मेरे हिसाब से कालिदास को देखिए। खाली कालिदास को आपने बहुत क्लासिकल शानदार कवि के तौर पर, लेखक के तौर पर चित्रित किया हुआ है, लेकिन एक रिवेल के तौर पर आप नहीं देखते उसे। आप कुमार संभव पढ़िए, आप जाइए कुमार संभव में। कालिदास ने सबसे बड़ा दुस्साहस का काम किया अपने जीवन में, किसी कवि ने नहीं किया ये। उसने भगवान के संभोग का वर्णन किया है। दुस्साहस देखिए उसका। कुमार संभव 8वें सर्ग के बाद कालिदास लिख नहीं पाए। फिर उसके बाद रचनाएं पढ़ते समय, साहित्य पढ़ते समय हम उन एरियाज को एक्सप्लोर करें जिनमें हम पहले कभी गए नहीं हैं। क्यों नहीं गए? उसके अपने अपने तरीके हैं, कायदे हैं, तर्क हैं। अगर हमें हिस्ट्री में अगर सती के विमर्श पर बात करनी है तो मीरा प्रस्थान बिंदु होगी, राजा राममोहन राय नहीं। राजा राममोहन राय सेकंड। और यही वजह रविन्द्रनाथ टैगोर की नजर में मीरा बड़ी रिवेल है, राजा राममोहन राय नहीं। अरे आप सोचिए, आप यहां से देखिए कि वह पहली स्त्री है जो स्त्रियों के लिए सार्वजनिक स्पेस, पब्लिक स्पेस खोजती है, बनाती है। स्त्रियों के लिए पब्लिक स्पेस नहीं होता था पहले कभी। मध्यकाल में मीरा पहले यह काम करती है कि वो पब्लिक स्पेस में जाती है और वो सबके सामने नाचती है। उसका एकमात्र अपराध था ये, जिसे लोग पसंद नहीं करते थे। मीरा भक्त कभी नहीं है। मीरा भारतीय साहित्य की, हिंदी साहित्य की एक वैकल्पिक परंपरा को निर्मित करने वाली स्त्री है। अब आपने क्या किया? आपने तो ना तो उसे स्त्री रहने दिया, ना उसे रिवेल बनने दिया, क्रांतिकारी बनने दिया। आपने उसे भक्त कवि बना के छोड़ दिया। क्योंकि भक्त एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर एक चीज हजम की जा सकती है। भक्ति एक ऐसा दायरा है जिसमें हर चीज हजम की जा सकती है। मेल शॉविनिज्म का सबसे बड़ा एरिया है भक्ति। भक्ति को अगर चुनौती आप नहीं देंगे तो आप मध्यकाल के साहित्य को आप पढ़ नहीं सकते। हिंदी में एक कवि थे,
ऐसी औरतें थीं साहित्य में, मैंने अपनी किताब में लिखा भी है उनके बारे में, थोड़ा लिखा है, ज्यादा नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं था उस समय, अभी कभी मौका लगेगा तो डिटेल्स में आएंगी चीजें। ऐसी भी औरतें थीं जो कि खुलेआम कहती थीं कि हम अपने गुरु के साथ जाके हम रहेंगी, लिव इन रिलेशनशिप में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, ब्रिज में। स्त्री कहां मिलेगी? भक्ति में मिलेगी या भक्ति के बाहर मिलेगी? स्त्री की परंपराएं वे नहीं है जो पुरुष साहित्य की परंपराएं हैं। जो साहित्य की परंपराएं वे स्त्री की परंपराएं नहीं है। स्त्री के संस्कार वे नहीं है जो कि हमें समाज ने बताए हैं। स्त्री के संस्कार हमने कभी उन्हें अलग से डिकोड करने की, जानने की, समझने की, लिपिबद्ध करने की कोशिश ही नहीं की। मीरा की कहानी आप उठाइए, खाली कहानी उठाइए, मीरा के डिटेल्स उठाइए, आपको एकदम अलग किस्म का चरित्र दिखाई देगा। वो भक्त चरित्र नहीं है, लेकिन आपने उसे भक्त चरित्र बना दिया है। यह हिंदी आलोचना की ब्यूटी है, इसे ही कहते हैं मेल शॉविनिज्म। जब आप स्त्री को विचारधारा के दायरे में लाके और विचारधारा के जरिए निर्मित करने की कोशिश करेंगे तो आप तय मानिए आप स्त्री के मर्म की हत्या कर देंगे। मीरा का मर्म भक्ति नहीं है, मीरा का मर्म है प्रतिवाद और स्त्री का मन। स्त्री के मन और उसकी ताकत, उसकी ऑटोनॉमी कि वो सबसे बड़ी कवित्री है। लेकिन आप करते क्या है कि आपने भक्ति में, क्योंकि अब आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, भगवान सबको समान रूप से, ये तमाम जितनी भी कैटेगरीज हैं ये स्त्री को सबऑर्डिनेट बनाने वाली कैटेगरीज हैं। सो प्लीज, स्त्री को भक्ति के दायरे में शामिल जब आप करते हैं तो आप स्त्री का उसका स्वत्व छीन लेते हैं, उसकी जेंडर ऑटोनॉमी को आप खत्म कर देते हैं। स्त्री भक्ति में शामिल नहीं हो सकती। स्त्री लेस्बियन भी थी। स्त्रियों में एक अच्छा खासा तबका था जो कि लेस्बियन धारणाओं को मानता था, स्त्री को प्यार करती है इसे मानता था। सखी संप्रदाय तो बाकायदा एक संप्रदाय ही था साहित्य में, लेकिन आपने क्या किया, उसे भी भक्ति में लगा दिया। हमारे भक्ति एक ऐसा है जिसमें कि जो कहीं शामिल ना हो उसे भक्ति में डाल दो। और जब मॉडर्न पीरियड आया तो मॉडर्न पीरियड में साहित्य की कैटेगरी आई। मॉडर्न पीरियड के पहले साहित्य नहीं था, साहित्य की अवधारणा नहीं थी। पहले काव्य था, नाटक था, लेकिन साहित्य एज ए सच, लिटरेचर एज ए सच कैटेगरी नहीं थी। यह कैटेगरी 19वीं शताब्दी में ही आई है। तो अब आपने क्या किया कि इसे साहित्य का हिस्सा बना दिया। साहित्य का हिस्सा बनाएंगे तब भी स्त्री समझ में नहीं आएगी, वो फिर वैसा ही घल्लूगारा होगा जैसा कि आपने भक्ति में किया है। मैं दो चरित्र हैं जो कि मेरे लिए अभी भी चुनौती हैं। हिंदी आलोचना के लिए हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए अभी भी हैं। प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है कफन, उसकी जो नायिका है जो बोलती नहीं है, वो मेरे लिए चुनौती है। आलोचना उस पर लिखी जानी चाहिए। मेरे लिए मीरा चुनौती है, आलोचना मीरा पर लिखी जानी चाहिए कि मीरा ने सती प्रथा का विरोध कैसे किया, क्यों किया। मीरा लगातार वे सारे काम क्यों करती रही जो कि उसकी परंपरा, उसके परिवार, उसके दायरे के बाहर ले जाते थे उसे। मीरा की पूरी सारी की सारी गतिविधियां वो एक रिवेल की, एक बागी की, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे स्त्री चरित्र की गतिविधियां हैं जो कि उसे किसी भी तरह से परंपरा में शामिल नहीं होने देती। लेकिन हमने परंपरा में ठूंस दिया है उसे।
मीरा की तरह ही जो पुराने साहित्य में है साउथ में, जिसे अंडाल कहते हैं। अंडाल जो है वो बहुत ही जिसे कहें कि मीरा ने जिस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त किया है, अंडाल ने भी अपने प्रेम को व्यक्त किया और बहुत ही जिसे कहें कामुक ढंग से व्यक्त किया है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को। और साउथ के लोग कितने अच्छे लोग हैं आप समझ सकते हैं। आप अंडाल की प्रतिमाएं अभी भी, अब वहां पर मैं इस बार गया तो तिरुपति और उसके आसपास के इलाके को घूम रहे थे हम लोग, तो मंदिरों में मैं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो एक मंदिर में बाकायदा अंडाल की प्रतिमा कृष्ण की प्रतिमा के साथ बैठी हुई मिली। अब मैं तो बिल्कुल एकदम फ्लैट कि उन्होंने कृष्ण की पत्नी के तौर पर, और वो कम से कम 700 साल पुराना मंदिर, मेल, इसे कहते हैं मेल शोभनिज्म। अब अंडाल को भी उन्होंने पत्नी बना के छोड़ा। नॉर्थ इंडिया वाले कम से कम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कृष्ण की पत्नी नहीं बनाया मीरा को। अगर मीरा साउथ में हाथ लग गई होती तो मीरा को भी कृष्ण की पत्नी बना के वो मंदिर में बैठा देते कहीं। इन्होंने भक्त बना के छोड़ दिया। अंडाल जब कृष्ण से के बारे में लिखती है, कृष्ण के बारे में अपने प्रेम को, कामुक भावों को व्यक्त करती है, तो वो एक प्रेमिका की तरह करती है। आपको क्या परेशानी है इसको सुनने में और समझने में और स्वीकार करने में कि एक स्त्री अपने भावों को, एक कामुक भावों को भी व्यक्त कर सकती है? आप उसे हमेशा अपहृत क्यों करना चाहते हैं? आप उसे सबऑर्डिनेट क्यों बनाना चाहते हैं? वो सबऑर्डिनेट थी नहीं, वो कृष्ण की दासी नहीं थी, वो कृष्ण की प्रेमिका थी और वो अपनी ऑटोनॉमी रखती थी। वो कृष्ण को अपनी शर्तों पर प्यार किया है उसने अपनी कविताओं में। कहने का मतलब यह कि अगर भक्ति आंदोलन में इन लेखिकाओं को पढ़ेंगे तो आपको भक्ति को एकदम विस्फोट बम लगा के उड़ा देना होगा। भक्ति के कॉन्सेप्ट के आधार पर इन लेखिकाओं को नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वो इनके स्वत्व का उन्हें मेल शॉविनिज्म के पुंजवादी विचारधारा के दायरे में ले जाता है। वहां उनकी कोई अपनी स्वायत्तता, निजता नहीं बचती। बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि स्त्री जो गुम हुई, उसकी जो पहचान गई, उसकी जो स्वायत्तता को हमने अस्वीकार करना शुरू किया, उसमें भक्ति आंदोलन की रचनाओं की और रचनाकारों की बहुत बड़ी भूमिका थी। जाने अनजाने ये सब हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई षड्यंत्र करके किया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने षड्यंत्र किया हो कि नहीं ऑर्डर दे दिया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनजाने में हुआ है। मेल शॉविनिज्म है, आइडियोलॉजी इनडायरेक्टली, बिना आपको पता नहीं चलता लेकिन काम करती है। यह प्रश्न उठता रहा है कि जब आप रामायण पर बात करें, आप पुराने लेखकों पर बात करें, तो उन लोगों पर ज्यादा बात की जानी चाहिए जिनको कभी चर्चा में रखा नहीं गया है, और खासतौर पर उन नायिकाओं के बारे में बात की जानी चाहिए जिन पर कभी बात नहीं हुई है। हमारे यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने कि ये दुस्साहस किया, वो है मैथिली शरण गुप्त। मुझे अभी जस्ट किताब का नाम याद नहीं आ रहा, एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं प्रसंग शेयर कर रहा हूं आपसे, आप लोग खोज लेंगे अपने तरीके से। मैथिली शरण गुप्त ने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने राम को नायक नहीं बनाया, लक्ष्मण को नायक बनाया और लक्ष्मण की पत्नी को नायिका बनाया है। और यह काव्य लिखने के बाद में उन्होंने चिट्ठी महात्मा गांधी को लिखी, यरवदा जेल में जब महात्मा गांधी बंद थे। महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये मैंने काव्य लिखा है और ये भेज रहा हूं कॉपी आपको, आप बताइएगा पढ़ के। महात्मा गांधी ने पढ़ा और
मैत्रेय गुप्त महात्मा गांधी के अनुयायी थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा। महात्मा गांधी ने पढ़ के कहा कि तुमने मेरी भावनाओं को आहत किया है, तुमने राम कथा को एकदम बदल दिया है। पहली बार हुआ कि लक्ष्मण और उर्मिला जो है वो नायक नायिका हैं और वो केंद्र में आते हैं, और राम और सीता केंद्र में नहीं आते। महात्मा गांधी चिट्ठी लिखकर मैत्रेय गुप्त से अनुरोध करते हैं कि तुम इसे बदल दो, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद पलट के मैत्रेय गुप्त चिट्ठी लिखते हैं गांधी जी को कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हो तो हो, मैं इसे बदलूंगा नहीं। एकमात्र हमारे यहां मैत्रेय गुप्त ने जो साहस किया कि जो एपिक कैरेक्टर्स थे और जो हायरार्की तय हुई थी, जो कथानक का पैटर्न तय हुआ था, उसको वो अपने तरीके से बदल देते हैं। और उससे कौन आहत होता है? महात्मा गांधी। लेकिन मैत्रेय गुप्त महात्मा गांधी के अनुयायी होते हुए भी महात्मा गांधी की बात नहीं मानते। तो साहित्य की जो प्राचीन रचनाएं हैं, मध्यकालीन रचनाएं हैं, उनके जो चरित्र हैं और खासतौर पर स्त्री चरित्र हैं, उन स्त्री चरित्रों पर बात करते समय आपको जो प्रचलित पैटर्न है देखने के, आलोचना के, उन पैटर्न के बाहर जाना होगा। हां, वो गांधी की चिट्ठी आर्काइव में है, वो सब वो डिटेल्स में अवेलेबल है बीएम प्रसाद जी, वो सारी चीजें हैं। वो कहीं अगर मुझे वो लेख मैंने लिखा भी था, मुझे यस याद नहीं आ रहा, वो अभी बातचीत में अभी स्पॉन्टेनियसली वो चीज आ रही है तो मैंने वो लिखा, वो लेख मैंने उद्धृत भी किया उनका पूरा, वो पत्राचार उद्धृत किया मैंने। मेरी एक पुस्तक है उसमें वो पूरा निबंध है मैत्रेय गुप्त वाला। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये कि लेखक को स्त्री कहां मिलेगी और स्त्री गुम कैसे हुई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्त्री गुम हुई भक्ति के कारण और भक्ति साहित्य के कारण। स्त्री की पहचान गुम हुई भक्ति साहित्य के कारण। आप भक्ति के आवरण को मध्यकालीन साहित्य में से हटा दीजिए, वो मुखौटा है उसका, आपको स्त्री दिखाई देगी। आप कृष्ण भक्ति का आवरण जो मीरा के ऊपर है उसे हटा दीजिए, आप मीरा अलग दिखाई देगी। अब आधुनिक काल में आइए, आप आधुनिक काल में आइए तो आप बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उलझन है। आधुनिक काल में हमने क्या किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जमाने में, और भी बाद के साहित्य में, प्रगतिशील साहित्य में, बाद के दौर में भी हमने स्त्री के लिखे को महत्व नहीं दिया। हम साहित्य आंदोलनों पर महत्व देते रहे। या तो हमने भक्ति आंदोलन की चर्चा की, या इन साहित्यिक आंदोलन जो चले साहित्य में, या ये जो युग बनाए गए साहित्य के, इन पर हमने महत्व दिया। और इसके चलते सबसे ज्यादा उपेक्षा किसकी हुई? स्त्री, स्त्री और सिर्फ स्त्री के लेखन की। वो गलती आलोचना लिखते समय रामविलास शर्मा से भी हुई, वो गलती नामवर सिंह ने भी की, वो गलती बाकी लोगों ने भी की। क्योंकि जब आप साहित्य की कैटेगरी वह के प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, तो स्त्री नहीं आएगी। क्योंकि ये जितने भी पदबंध हैं, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये वर्गीकरण हैं, ये सारे के सारे वर्गीकरण स्त्री की स्वायत्तता को नहीं मानते। कामसूत्र और कामसूत्र के आधार पर लिखी गई सारी रचनाएं वे स्त्री की स्वायत्तता को नहीं मानती, वे पुंसवादी दृष्टिकोण से रची गई रचनाएं हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि औरतों ने बहुत कुछ लिखा है हिंदुस्तान में, लेकिन कामसूत्र नहीं लिखा।
किसी भी स्त्री ने कामसूत्र नहीं लिखा, जबकि हिंदुस्तान में कामसूत्र पर लिखने की लंबी परंपरा रही है। और ये अजीब सी बात है कि जो स्त्रियों का लेखन मिलता है उसमें स्त्रियों ने श्रृंगार रस पर केंद्रित तकरीबन नहीं लिखा। कहीं कोई फुटकल रचनाएं हैं, लेकिन ज्यादातर लेखकों ने इस श्रृंगार साहित्य को, श्रृंगार रस को अपना एक लक्ष्य अभिव्यक्ति का नहीं बनाया। अंत में एक चीज कह के मैं बात खत्म करूंगा, जो कि बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसका कामसूत्र से, श्रृंगार साहित्य से संबंध है। तो एक बहुत ही सिंपल सा, सरल सा प्रश्न हम लोगों के बीच में है, जो हम लोग उठाते रहे अपने तरीके से, हम आप लोगों के सामने भी रख रहे हैं। मसलन सुंदर किसे कहें? या सजना किसे कहते हैं? एक तरीका तो वह है सजने का जो कि किताब में लिखा हुआ है, क्या क्या नीचे से ऊपर तक पहनना चाहिए, क्या 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 कैसी किस तरह की चीजें होनी चाहिए। श्रृंगार का मतलब क्या है? श्रृंगार का मतलब, अगर जैसा कि पढ़ाया गया और जैसा मैं अब पढ़ाना चाहता हूं, एक तो वह है जो श्रृंगार का मतलब है, जिसमें कि नक्सिक वर्णन और नक्सिक एकदम सजाने का तरीका है। सस्ती क्यों है आप? सजने की जरूरत, सजना इसलिए हम चाहते हैं, हम स्वाभाविक दिखने के लिए। श्रृंगार का मतलब क्या है? आप स्वाभाविक दिखें। मसलन अगर आप मेरी क्लास करने आई और क्लास करते आते समय आपने एक 10,000 रुपए की बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई है और अच्छे जेवर पहने हुए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो स्वाभाविक नहीं है। या फिर आप शादी में गई और शादी में आप क्लास की ड्रेस में चली गई, तो वो भी स्वाभाविक नहीं है। सस्ते किस लिए हैं? स्वाभाविक दिखने के लिए। उसका संदर्भ से बहुत गहरा संबंध होता है, उसका वस्तुओं से संबंध नहीं है। क्लास की ड्रेस अलग होगी, शादी की क्लास की ड्रेस में शादी की ड्रेस में नहीं जा सकते। तो श्रृंगार किसके लिए? सजने के लिए या स्वाभाविक दिखने के लिए? श्रृंगार का अर्थ है स्वाभाविक दिखना। इस सामान्य सी चीज को हम भूल गए और हमने उसे तमाम किस्म के आडंबर और ऊपरी चीजों से लाद दिया। और यही वह जगह है जहां से एक स्त्री गायब हुई। स्त्री कहां मिलेगी? स्वाभाविक तौर पर, नेचुरली जब आप देखेंगे उसे तो स्त्री दिखाई देगी। और कहां मिलेगी? अनुभूति में, शरीर में नहीं। इसलिए जब स्त्री पर बात करें, स्त्री के साहित्य पर बात करें, तो उसको उसके इस दो आवरण है उसके ऊपर, बड़े आवरण है, एक श्रृंगार का और एक भक्ति का, इन दोनों आवरण के बाहर ले जाना होगा उसे। आप तय मानिए, स्त्री ज्यादा सुंदर लगेगी आपको, स्त्री ज्यादा सहृदय ढंग से बात करेगी आपसे, यदि आप उसकी अनुभूतियों को रिकॉग्नाइज करें, उसकी ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करें। साहित्य श्रृंगार और भक्ति के आवरण में स्त्री की ऑटोनॉमी को, स्त्री की आइडेंटिटी को अस्वीकार करता रहा है। और यही वह जगह है जहां पर के लगातार अंतर्विरोध पैदा हुए हैं। यही वह जगह है जहां पर के हम स्त्री को एकदम लगातार खोते चले गए हैं। अब हमारे हाथ में स्त्री नहीं है, अब हमारे हाथ में स्त्री नहीं है, स्त्री हमारे हाथ से जा चुकी है। इसलिए हमें स्त्री की कोई फीलिंग भी नहीं होती। हम स्त्री की अलग से कोई फीलिंग होती है इसे जानते भी नहीं है। हम सिर्फ अपनी फीलिंग जानते हैं। हमारी फीलिंग पुरुष की फीलिंग है, वो स्त्री की फीलिंग नहीं है।
इसलिए स्त्री की अनुभूतियों को आपको अर्जित करना पड़ेगा, और वह तभी संभव है जब आप स्त्री की नजर से उसे देखें। स्त्री की नजर और पुरुष की नजर एक नहीं होती। स्त्री का दर्द और पुरुष का दर्द एक नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष एक जैसे होते हैं, वो गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। आप स्त्री के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, आप चाहे जितने ही फेमिनिस्ट हों। मसलन जो प्रेगनेंसी का दर्द है वो सिर्फ स्त्री महसूस कर सकती है। जो मंथली पीरियड में जो उसे पीड़ा होती है वह सिर्फ स्त्री महसूस कर सकती है। मैं महसूस नहीं कर सकता, आप महसूस नहीं कर सकते। इसलिए यह धारणा गलत है कि स्त्री पुरुष एक जैसे होते हैं, उनकी पीड़ाएं एक जैसी होती हैं। उनकी पीड़ाएं एक जैसी नहीं होती। स्त्री अलग होती है और पुरुष अलग होता है। उसकी व्यक्तिगत सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमने किया यह है कि स्त्री पुरुष एक होते हैं, वो मनुष्य है, और मनुष्य के तौर पर देखो और मान लो उसे, ये सारा घोटाला इसकी जड़ से हुआ है। स्त्री मनुष्य तो है, लेकिन वो स्त्री भी है। उसकी स्वायत्तता को हमें मानना होगा। इसलिए लोगों ने कहा कि वो मानवी है, मानव है और मानवी है। तो स्त्री कहां मिलेगी? जब पुरुष के दायरे के बाहर जाएंगे, पुरुष की अनुभूतियों के बाहर जाएंगे, पुरुष के चिंतन की कैटेगरीज के बाहर जाएंगे, तब आपको स्त्री मिलेगी। तो स्त्री साहित्य पर बात करते समय पहली जो चुनौती है वो ये कि हम पुरुष की कैटेगरीज में, पुरुष की अनुभूतियों में, पुरुष के नजरिए से स्त्री को न देखें। हमने अब तक स्त्री को देखा है पुरुष के नजरिए से, पुरुष की अनुभूतियों के आधार पर, जो गलत है। और यही वजह है स्त्री हमें पसंद नहीं करती, स्त्री हमें प्यार नहीं करती। स्त्री की आत्मा को हम आज तक जीत नहीं पाए। स्त्री ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए। हमने बहुत पहले ही दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए थे। तो हम जो लोग दो रहते हैं, वो कौन लोग रहते हैं? हम दो लोग रहते हैं एक बॉडी की तरह, एक दूसरे की शारीरिक जरूरतें पूरा करने के लिए। हम मनुष्य की तरह नहीं रहते। हम उसको मनुष्य की तरह ना खोलते हैं, ना शेयर करते हैं, ना देखते हैं। तो स्त्री के लिए जरूरी है कि आप इस तमाम जो तंत्र पिछले कई हजार वर्ष में आपने निर्मित किया स्त्री को देखने का, इस तंत्र को आप तोड़ें और स्त्री को स्वाभाविक तौर पर देखें, अर्जित करें और उसकी अनुभूतियों की स्वायत्तता को माने। कोई तर्क नहीं होगा वहां, कोई तर्क नहीं होगा वहां। हम जो तर्क करते रहते हैं वह सब स्त्री को सबसे ज्यादा होती है तर्क से। इसलिए स्त्री की अनुभूति ही उसके प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।